खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के ओवरऑल सॉल्यूशंस, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 8th हिस्ट्री चैप्टर 10th और 12th। यानी कि देखो 10th और 12th मैंने इसलिए लिखा है, जो चैप्टर नंबर 10th ये है जम्मू एंड कश्मीर का जो सिलेबस है, और उसके बाद सीबीएसई की अगर बात हम करेंगे तो ये 12th चैप्टर है। तो आज हम इसके क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करिए। और हार्टली ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है, जो मैंने लेसन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा है, उसको पहले आप उस लेक्चर को देखिए, ताकि आप सॉल्यूशन जो है आसानी से इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस। मतलब भारत की नई आज़ाद कौम को 3 मसाइल के सामना करना पड़ता था। मतलब आपने क्या बताना है, नेम 3 प्रॉब्लम्स, उन 3 मुश्किलातों को आपने जो है उनके नाम बताने हैं जब एक नया भारत बना था, और किस तरह कौन सी प्रॉब्लम जो थी आज़ादी के बाद लोग यहाँ पर फेस कर रहे थे। देखिए व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जब हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ अगस्त 1947 को, इट फेस्ड ए सीरीज़ ऑफ वेरियस ग्रेट चैलेंजेस। यानी कि तरह तरह की बहुत सारे किस्म की यहाँ पे जो हिंदुस्तान जो था वो उन चैलेंजेस के साथ लड़ रहा था। उन चैलेंजेस, बहुत सारी चैलेंजेस जो है वजूद में आई थी। सबसे पहला पॉइंट आप देख लीजिए, 8 मिलियन रिफ्यूजीज हैड कम इनटू द कंट्री फ्रॉम व्हाट वाज नाउ पाकिस्तान। 8 लाख लोग रिफ्यूजीज जो थे, जो यहाँ पर पनाह लेने के लिए आए थे। कहाँ से? जो हमारा कंट्री जो दूसरा आज पाकिस्तान है, वहाँ से वो लोग यहाँ पे आए थे। पहली समस्या, पहली प्रॉब्लम ये थी, होम्स एंड जॉब्स हैड टू बी फाउंड फॉर दिस पीपल। उनके लिए घर, मकानात और उनके लिए नौकरी, जॉब वगैरह जो है, मतलब जो है यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी था। सेकंड पॉइंट क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम, ईच रूल्ड बाय ए महाराजा और नवाब, ईच होम डिड टू बी परसुडेड टू जॉइन द न्यू नेशन। देखो यहाँ के सेकंड प्रॉब्लम क्या थी, वो ये थी कि कम से कम यहाँ पे महाराजा और नवाब, यानी कि प्रिंसली स्टेट जो थे वो कम से कम 500 थे। वो अंडर रूल थे, किनके रूल में थे? महाराजाज और नवाब्स के अंडर में थे। अब उनको किस तरह से माइल करे इस नए भारत में, किस तरह से उनको भी किस तरह से जो है ये जो नया आज़ाद हिंदुस्तान बना है इसके अंडर लाएं। और लास्ट जो है, यानी कि थर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या है, इसमें क्या थी, आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान या नया भारत बनने के बाद, आज़ाद हिंद के बाद, यहाँ पे तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, चैलेंजेस फेस्ड बाय द रिफ्यूजीज। जो रिफ्यूजीज की मतलब चैलेंजेस फेस्ड कर रहे थे, एंड द प्रिंसली स्टेट्स हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। अब देख लीजिए, जो यहाँ पे जो था, यानी कि कौन सी थर्ड है, जो हम फेस कर रहे थे प्रिंसली स्टेट से, और जो यहाँ पे रिफ्यूजीज आए थे उनकी वजह से यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, उनको दूर करने के लिए हमने जो है किस तरह के इकदाम उठाने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका था, नेम 3 प्रॉब्लम्स दैट द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इंडिया फेस्ड। कि नए भारत जब वजूद में आ गया तो किस तरह की 3 प्रॉब्लम जो थे वो फेस कर रहे थे। पहले हमने क्या पढ़ा, 8 मिलियन रिफ्यूजीज यहाँ पे पनाह के लिए आए थे। उनकी मुश्किलात का हमको सामना करना पड़ा, उनको कैसे घर और जॉब वगैरह दे दें। और 500 जो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट से, इनको किस तरह से हम जॉइंट करें, किस तरह से हम उनको माइल करें एक नेशन बनाने में, उनको भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाएं। चैलेंजेस फेस्ड बाय, और थर्ड हमारी थी जो इमीडिएट हमारे लिए क्या क्या था, रिफ्यूजीज और जो प्रिंसली स्टेट था, इनके क्या क्या प्रॉब्लम थी। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, दैट इज व्हाट वाज द रूल ऑफ प्लानिंग कमीशन। यानी कि दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, प्लानिंग कमीशन का क्या रोल था, क्यों ये प्लान बनाए गए। और इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप ए प्लानिंग कमीशन टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देख लीजिए 1950 में 1950 ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लानिंग कमीशन को एस्टेब्लिश करा, जो डिज़ाइन करेगा और जो एग्जीक्यूट करेगा ओवरऑल जो भी माशियत
को तरक्की के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो ये जो है ये अदारा ये कमीशन बनाएगा। द कमीशन हैड टू डिज़ाइन द रूल्स प्लेड बाय द प्राइवेट प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट इन ए सिस्टम विच वाज टू बी कॉल्ड एज मिक्सड इकॉनमी सिस्टम। अब देख लीजिए हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है, हिंदुस्तान की जो माशत है वो मिक्सड इकॉनमी है। मिक्सड इकॉनमी इसको क्यों कहा जाता है? इसमें कुछ प्राइवेट लोग होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के लोग हो मिलजुल कर ये यहाँ की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हैं वो करते हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हो अंबानी वगैरह जो हैं उसको हर जो लीडर यहाँ का बनता है प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके साथ जो है मतलब नेगोशिएट करके उसके साथ जो है ओवरऑल जो भी मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं पॉलिसीज़ बनाते हैं उससे मिलकर कंसेंसन करने के बाद जो है वो आपस में बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स सब्जेक्ट्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द यूनियन लिस्ट। अब देख लीजिए जैसे भारत जो है हमारा वजूद में आए, आधे लोग कहने लगे कि स्टेट्स में ज़्यादा पावर होनी चाहिए, आधे लोग कहने लगे नहीं सेंटर का ही होना चाहिए। लेकिन अब जो है यहाँ पे सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट बनी गई और स्टेट गवर्नमेंट बनी गई और यूनियन लिस्ट में जो है जैसे टैक्स कलेक्ट करना, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो है वो जो है किसके अंडर रखा गया? यूनियन लिस्ट के यानी कि सेंटर गवर्नमेंट के अंडर रखा गया। और सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट वर जैसे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर जो है ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया। इकोनॉमिक प्लानिंग बाय विच बोथ द स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर प्लेड ए रूल इन डेवलपमेंट वाज कॉल्ड एज, उसको हम मिक्सड इकॉनमी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया मिक्सड इकॉनमी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट तौर पर भी इसमें जो है प्राइवेटाइजेशन भी है और गवर्नमेंट सिस्टम भी इसमें जो है इन्वॉल्व होता है। द डेथ ऑफ Port Sharamola sparked off such violent protest that the government was forced to given in to the demand for the linguistic state of Andhra। अब देख लीजिए आंध्रा का एक शख्स जो था जिसका नाम पोर्ट शिरामोला था, जिसने गांधी जी के साथ जंग में स्ट्रगल में हिस्सा लिया था और गांधी जी ने या कांग्रेस पार्टी ने उनसे ये वादा करा था कि जैसे हमारा हिंदुस्तान जो है आज़ाद होगा अब लैंग्विस्टिक तौर पर हम आपको अलग अलग स्टेट्स बनाएंगे, मालयम को मालयम, मराठी को मराठी, गुजराती को गुजराती स्टेट दे देंगे। लेकिन जो ही आज़ाद हिंदुस्तान हो गया यहाँ पे 2 नेशन वजूद में आ गए और ये कंसेप्ट जो है ये प्रॉमिस जो है ये करना मुकम्मल करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि पहले ही हिंदुस्तान जो था ये क्या था ये डिवाइड हो चुका था। अब स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, अब हमने क्या कहना है ठीक और गलत कहना है। एंड एट इंडिपेंडेंस द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस लिव्ड इन विलेजेस। तो आज़ादी के वक़्त जो थे लोग ज़्यादातर कहाँ पे रहते थे? गाँव में रहते थे। ये ठीक है, इट इज़ ए करेक्ट। अब देख लीजिए दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड अप ऑफ मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यहाँ पे बनाई गई थी 1946 में वो सिर्फ जो है कांग्रेस पार्टी ने बनाई। ये क्या है? ये रॉन्ग है, क्योंकि उसके ओवरऑल जो भी रीजन्स यहाँ के हैं, जो भी किते यहाँ के, यानी कि हर एक स्टेट से, हर एक प्रिंसली स्टेट से, उस वक्त प्रिंसली स्टेट से लोग जो आए थे और उन्होंने क्या बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी। सी पार्ट आपका है इन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मैन वर अलाउड टू वोट। ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे जो हुआ था पहला इलेक्शन 1952 में हुआ था, उसमें तमाम यहाँ पे फ्रेंचाइज बनाया गया था जिसके तहत जो भी 21 साल का है वो जो है वोट डालेगा। द सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्री। अब जब सेकंड ईयर प्लान बनाया गया, पहला तो एग्रीकल्चर के यहाँ पे देख लीजिए कम से कम 12 यहाँ पे जो है 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर प्लान के बाद 2016-17 में क्या करा गया? यहाँ पे जब भाजपा सरकार आ गई, एनडीए गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने क्या करा? उन्होंने नीति आयोग बनाया। जो 5 ईयर जो प्लानिंग कमीशन था इसको चेंज कर दिया गया नीति आयोग में, और अब यहाँ पे नीति आयोग है। लेकिन अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करेंगे तो उस वक्त क्या था? उन्होंने ज़्यादातर सेकंड 5 ईयर प्लान में किस पे जोर दिया था? इंडस्ट्री पे जोर दिया था। दिस इज ए ट्रू। अब देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन इज योर दैट व्हाट डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मीन व्हेन ही सेड दैट इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इन इक्वालिटी। अब देख लीजिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का
का मतलब क्या था जब उन्होंने कहा कि सियासी में हमारी बराबरी हो गई और समाजी और माशी ज़िंदगी में हमें अदम मसावत हो गई। यानी कि उनका ये कहना था सियासी तौर पर तो हम लोग जो है इक्वलिटी पे आ गए, मसावत पे आ गए, बराबरी पे आ गए, लेकिन इकॉनमी, सोशली और समाजी तौर पर हम अभी जो हैं गैर मसावत पे हैं, अदम मसावत पे हैं, इन इक्वलिटी पे हैं। अब देख लीजिए B.R. अम्बेडकर बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी शुड बी फॉलोड बाय इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी। अब उसको मतलब उसका ये यकीन था कि जो हमारी सियासी जमहूरी निज़ाम जो है इसको फॉलोवर्ड हम तभी कर सकते हैं, शुड बी फॉलोड बाय इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेसी। इकोनॉमी तौर पर भी होना चाहिए और डेमोक्रेसी तौर पर भी होना चाहिए। व्हेन ही सेड द अबोव गिवन वर्ड्स ही मेड टू इराडिकेट द इनइक्वालिटी इन द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ द लाइफ। उसका ये कहना था कि हमको पूरी तरह से जो वर्ड्स उसने दोहराए हैं, हम जो है समाजी तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर हम लोग जो हैं इक्वालिटी पे उस जो है स्टेटस हमने पाया है, लेकिन हम जो इकोनॉमी और जो हमारे सोशली है इस पे हम लोग जो हैं मतलब अभी उस जगह पे नहीं हैं। तो उसका ये कहना था कि किस तरह से ये इनइक्वालिटी सोशली और माशी तौर पर इसको हटाया जाए। ही वांटेड टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर और अपर कास्ट और द लोअर कास्ट। वो जो भी वो चाहता था, जो भी डिस्क्रिमिनेशन, जो भी गैर बराबरी है, अदम मसावत है, किसके ऊंचे और अमीर और गरीब के दरमियान में, हायर कास्ट और लोअर कास्ट के दरमियान, वो इसको ख़त्म करना चाहता था। अकॉर्डिंग टू हिम ओनली व्हेन द डेमोक्रेसी touches all the spheres of people lives only then we can it a true democracy। जब तक के उसका ये कहना था जब तक के हम पूरी तौर पर यानी माशी तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर, सोशली जो है हम लोग इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली जब तक के हम पूरा जो है डेवलप्ड नहीं हो जाएंगे तब तक हम पूरा जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक ट्रू डेमोक्रेसी है, एक जो है ट्रू डेमोक्रेसी है। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर, दैट इज आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद वाई वॉज देयर ए रिलक्टेंस टू डिवाइड द कंट्री ऑन लैंग्विस्टिक लाइन्स। अब आज़ादी के बाद मुल्क को ज़बान बोलने वाले खित्तों पर तकसीम करने में क्यों हिचाकट हुई। अब देख लीजिए यहाँ पे जो है मतलब क्यों डर रहा था हिंदुस्तान को लैंग्विस्टिक बेस पर जो है डिवाइड करने में। अब देख लीजिए जब 1920 में कि अगर हम बात करेंगे तो उसके उस दौरान जो थे यहाँ के लीडरान लोग जो थे, गांधी की या हम जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो एक मेजर मतलब जो है एक मेजर पार्टी यहाँ की थी, उसने कहा था हम लैंग्विस्टिक तौर पर जो है इस हिंदुस्तान को डिवाइड करें। अब जब आज़ाद हो गया अब उनको क्या प्रॉब्लम आ गई, कौन सी ऐसी मुश्किलात आ गई कि वो ये जो है लैंग्विस्टिक तौर पर हिंदुस्तान को डिवाइड नहीं कर पाए। बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ द लैंग्विस्टिक स्टेट। बोथ जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा जो था डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ का था वल्लभ भाई पटेल, वो दोनों जो थे ये लैंग्विस्टिक तौर पर स्टेट्स को डिवाइड करना, बोलियों के तौर पर खित्तों में हिंदुस्तान को तकसीम करना, वो दोनों लोग जो थे इस तरह का क्रिएशन, इस तरह से वजूद में हिंदुस्तान के लाने के वो लोग खिलाफ थे। आफ्टर द पार्टीशन नेहरू सेड डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसी हैड कम टू द फोर। अब देख लीजिए जो ही हमारा हिंदुस्तान जो है अब जब आज़ाद हो गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना क्या था, वो कहता था कि जो इंतशार पसंद रुझान मंजर आम पर आ चुके हैं। यानी कि इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे है, डिसरप्शनिस्ट टेंडेंसीज हैज़ कम टू द फोर। यानी कि इंतशार जो है यहाँ पर जो है तफरका अंगेज जो है, फिरका अंगेज जो है, यानी कि लोग जो हैं अलग अलग फितनों में जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पे इंतशार पहले ही रुझान पकड़ चुका है। अब इस बेस पे हमको जो है मुल्क को, स्टेटों को जो है लैंग्विस्टिक तौर पर हम तकसीम नहीं कर सकते हैं। हैड कम टू द फोर टू चक देम द नेशन हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइट। तो हमको ये जो है ये इंतशार जो है, इंतशार पसंद रुझान जो है मंजर आम पे आ चुका है। इसके लिए हमको जो है हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉब्लम है जिससे हमारा नेशन जो है मजबूत और यूनाइट हो सकता है। इंडिया हैड ऑलरेडी बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। अब पहले ही रिलीजन तौर
तौर पर, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारा मुल्क क्या था, यहाँ पे एक था, लेकिन फिर पाकिस्तान अलग हो गया, तो यहाँ पे रिलीजन तौर पर हमारा हिंदुस्तान अलग हो गया। डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ द महात्मा गांधी जी, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन बट टू नेशन। अब देख लीजिए गांधी जी का या यहाँ पे जो उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उनका कहना यह था, लैंग्वेस्टिक तौर पर जो है हम लोगों को, जैसे साउथ इंडिया को हम जो है, जैसे जो लोग मराठी बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, मालयम बोलते हैं, कनाडियन जो हैं, यानी कि अवाराल जो भी जिस तरह से भाषा, हम उनको लैंग्वेस्टिक तौर पर डिवाइड, लेकिन उनका ये ख्याल नहीं था कि हमारा नेशन जो है ये दो रिलीजन तौर पर, रिलीजियसली जो है ये डिवाइड होगा और दो नेशन बनेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनेंगे। अब तो ये इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट वी विल डिवाइड आवर नेशन इनटू अमॉन्ग द लैंग्वेस्टिक बेस, हम जो है अपने नेशन को जो है डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज यूर दैट इज गिवन वन रीजन, आपको एक रीजन देना है वाई इंग्लिश कंटिन्यूड टू बी यूज्ड इन इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्यों इंग्लिश को आज़ादी के बाद इब्तिदाई दिहाइयों में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी यहाँ पे जो है एक वजह आपको बताइए कि आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल क्यों जारी रहा, यानी कि हमने ये बताना, एक रीज़न बताना। देखो, मेनी कांग्रेस मेंबर्स बिलीव दैट द इंग्लिश लैंग्वेज शुड लिव इंडियन विद द ब्रिटिश रूलर्स। अब देख लीजिए, जो कांग्रेस लीडर्स थे उनका ये कहना था कि ये भाषा जो है ये किन लोगों ने छोड़ी है, ये ब्रिटिशर ने छोड़ी है इंडियंस के लिए। अकॉर्डिंग टू देम हिंदी शुड टेकन इंग्लिश। अब देख लीजिए, टेक इंग्लिश प्लेस। अब उनका ये कहना था, जो लोग कांग्रेस के लीडर जो थे उनका ये कहना था कि इंग्लिश की जगह हम हिंदी लाएंगे। हाउ एवर, यहाँ पे क्या है ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ये है HOWER क्या है, हाउ एवर दोज हु डिड नॉट स्पीक हिंदी वर ऑफ ए डिफरेंट ओपिनियंस, और जो लोग यहाँ पे हिंदी नहीं बोल सकते थे उनकी अलग तरह के मशवरे और ओपिनियंस थी। स्पीकिंग इन द असेंबली TT कृष्णमाचार्य कन्वेड ए वार्निंग ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ से TTR, जिसको हम कृष्णमाचारी कहते हैं, वो एक लीडर था साउथ इंडिया की तरफ। उसने जो वहाँ पे मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट थे या जो मेंबर थे उनको कन्वेनेट कराया, उनको समझाया और उनको वार्निंग दी तमाम साउथ इंडिया की तरफ से। सम ऑफ होम थ्रेटनेड टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया इफ हिंदी वाज इम्पोर्ट ऑन देम, और कुछ जो साउथ इंडिया के लोग थे उनका ये कहना था, उन्होंने ये भी धमकी दिए थे, ललकारा था कि हम जो है सेपरेट हो जाएंगे अगर आपने हिंदी हम पे दाबी या हिंदी भाषा को हमारे ऊपर नाफिज करा। A compromise was finally arrived at, namely that while Hindi would be the official language, अब फिर बाद में साउथ इंडिया के लोग जो ऐतराज़ कर रहे थे कि यहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लीडर थे वो कहते थे यहाँ पे जो है हिंदी का इस्तेमाल होना चाहिए। अब इन्होंने कंप्रोमाइज़ करा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बनाई गई, और जो कोर्ट्स और बाकी सर्विसेज और कम्युनिकेशन में जो है वन स्टेट से एक दूसरे के साथ बात करने में, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में बात करने के लिए कोर्ट्स और सर्विसेज में जो है वो इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल रखा। हाउ वाज द इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विजुअलाइज्ड इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ आफ्टर इंडिया। अब आज़ादी के बाद इब्तिदाई दिहाई में हिंदुस्तान की माशी तरक्की कैसे हुई। अब देख लीजिए किस तरह से इब्तिदाई दौर में जो है हमारी माशी यानी इकोनॉमिकली हाउ वी हैव डेवलप्ड आवर नेशन। देयर इज ए फ्री प्रेस, यहाँ पे फ्री प्रेस था, एज वेल एज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, यानी कि अदालत जो थी वो इंडिपेंडेंट थी, और हमारी प्रेस भी क्या थी, आज़ाना थी। द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस आर द प्रैक्टिस डिफरेंट फेज हैज़ नॉट कम इन द वे ऑफ द नेशनल यूनिटी। अब यहाँ के लोग जो थे मुख्तलिफ किस्म की भाषाएं बोलते थे और मुख्तलिफ किस्म के उनके मतलब रिलीजियसी तौर पर वो फेथ रखते थे, और उनको जो है एक ही रास्ते पे लाना या एक ही नेशनल यूनिटी में लाना उनको काफ़ी मुश्किलात था। सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड सम ग्रुप्स ऑफ इंडियंस हैव बेनिफिटेड ए ग्रेट डील फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कुछ पार्ट्स जो यहाँ के थे, हिंदुस्तान के कुछ पार्ट जो थे उनको, कुछ ग्रुप्स जो थे उनको काफ़ी जो है इकोनॉमिकली उनको डेवलपमेंट करा गया, उनको जो है उनके विकास की तरफ उनको लिया गया। दे लिव इन लार्ज हाउसेज एंड डाइन इन एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, सेंड देयर चिल्ड्रन टू एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल
स्कूल एंड टेक एक्सपेंसिव फॉरेन हॉलीडेज। अब देख लीजिए कुछ जो लोग जो थे वो घरों में लेने लगे, कुछ जो है डाइनिंग मतलब एक्सपेंसेस रेस्टोरेंट्स में उनके खाने पीने का इंतजाम। और इकोनॉमी तौर पर जब डेवलप्ड हो गए और उनको जो है छुट्टी वगैरह बनाने के लिए वो फॉरेन जाने लगे और इसकी वजह से भी हमारी इकोनॉमी क्या है बढ़ने लगी। एट द सेम टाइम मेनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन कुछ लोग जो है इसी वक्त में जो है कुछ लोग जो है काफ़ी बिलो पॉवर्टी लाइन पे रह रहे थे। हाउस्ड इन अर्बन अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, कुछ लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन रहते थे। हाउस्ड इन अर्बन स्लम्स आर लिविंग इन रिमोट विलेजेस ऑन लैंड्स दैट यार्ड लिटल दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। अब कुछ लोग जो थे माशी तौर पर जो है मतलब कुछ लोग तो आगे बढ़ गए जो रेस्टोरेंट्स में अपना रहते थे, हाईली स्कूल में अपना जो है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते थे फॉरेन एक्सपेंसेस के लिए, यानी कि फ़ॉरन वो लोग जो थे हॉलीडेज़ सफ़र। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो स्लम्स एरिया में रहते थे, जो रिमोट विलेज में रहते थे, वो लोग जो थे विलेज और लैंड्स थे यार्ड लिटल, वो अपने लैंड से जो है बहुत ही कम कलील जो है अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे। दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन, वो स्कूलों में नहीं भेज सकते थे। सो आज जो है मैंने आपको पूरा इलस्ट्रेटली जो है आपको समझाने की कोशिश करी। आपका जो है 10th चैप्टर जो है जम्मू का कश्मीर के सिलेबस के रिलेटेड और 12th चैप्टर जो इसको 12th नंबर पे रखा गया है CBSE में। मैंने क्लियरली आपको बताया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है आज़ादी के बाद हमारे हिंदुस्तान में आ गई, माशत को बढ़ाने के लिए कौन से कदम हमारी हुकूमत में उठाए और डॉक्टर BR अम्बेडकर के कौन से व्यूज़ और ख्यालात थे जिसकी वजह से यहाँ पे उसने क्या कहा था कि सियासी तौर पर हम लोग जो हैं मसावत पर आ चुके हैं, लेकिन माशी और जो है यहाँ की माशी और समाजी तौर पर हम लोग जो है अदम मसावत पर हैं। उसके बाद हमने देखा इंग्लिश भाषा को क्यों कंटिन्यू रखा गया, कौन से रीज़न वजूद में आ गए जिन रीज़न्स की वजह से इंग्लिश को भी रखना पड़ा और वो जो है हिंदी भाषा को भी रखना पड़ा, और उसके बाद हमारी माशत जो है किस तरह से बढ़ गई। आई होप कि आपको ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दीज वीडियोज़ और आगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे जाकर मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।